वो कहते हैं ना कि जब मन पर छाए घोर निराशा और तन लगने लगे भारी। जब मन पर छाए घोर निराशा और तन लगने लगे भारी, तब जिससे पूछो एक ही उत्तर, मंच पे आए श्री अनिल तिवारी। सो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल RK हैप क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को हमारे क्षेत्र की एक ऐसी प्रतिभा से रूबरू कराऊंगा जो वास्तव में खुदरंग हैं। उन पर किसी दूसरे व्यक्ति का रंग चढ़ ही नहीं सकता। वास्तव में उनकी विद्वता का परिचायक हमारा ये पूरा क्षेत्र रहा है। आज मैं चाहूँगा कि उनकी विद्वता का कुछ अंश आप लोगों के बीच भी पहुँचे। तो जी हाँ, सही सुना आपने। आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ श्री अनिल तिवारी जी से, जो कि एक अध्यापक हैं और वास्तव में समाज की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर, सामाजिक गतिविधियों पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं और वहाँ से वो कुछ न कुछ ऐसा सीखने का प्रयास करते हैं ताकि हम जैसे लोगों को कुछ बेहतर बता सकें। तो सर, पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल RK हैप क्लासेस में। धन्यवाद जी सर। तो आज हम चाहते हैं कि हमारा संवाद इस विषय पर हो कि वास्तव में एक सभ्य समाज के निर्माण में शिक्षा का कितना अधिक योगदान हो सकता है। शिक्षा का योगदान आज से नहीं, ये पुरातन काल से चला आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बिना शिक्षा के इस संसार में कुछ भी आगे बढ़ना, सोचना, बढ़ाना, महत्वपूर्ण जो शिक्षा का आयाम है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ये आदिकाल से, अनादिकाल से इसका संबंध ऋषियों से, मनीषियों से, दार्शनिकों से ही आगे बढ़ता हुआ चला आया है। और आज परिस्थिति ये है कि बिना शिक्षा के ज्ञान अधूरा है, बिना ज्ञान के संसार अधूरा है। इस समस्त जगत में शिक्षा एक उन्नायक के रूप में हमेशा विद्यमान रही है। आने वाले दिनों में इसका, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसका जो रोल है वो और भी बढ़ता रहेगा। इसका महत्व तो कम होने कोई प्रश्न ही नहीं है। ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले लोग इस संसार में हमेशा आते रहेंगे और उससे संसार के उन्नयन में, संसार के उत्थान में इसका महत्वपूर्ण योगदान कभी कम हो ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि वास्तव में शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आज के हमारे आधुनिक समाज में भी। तो अगर हम आपसे बात करें कि जैसे आज का जो हम लोगों का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर क्या शिक्षा केवल साक्षरता के लिए होनी चाहिए या फिर उसमें और कुछ ज़्यादा विकास होना चाहिए शिक्षा में, जिससे हम लोग मात्र साक्षरता तक ही सीमित ना रहें, उससे आगे भी कुछ कर सकें? नहीं, वास्तव में आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो शिक्षा का मूल उद्देश्य लोगों के जहन में, मस्तिष्क में एक ही बात बैठी है कि व्यवसायिक उद्देश्य, यानी कि व्यवसायीकरण शिक्षा का। ये सर्वथा गलत है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है कि मानवीय मूल्यों को हम पहचानें। जीवन में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा ऐसी बनाई जाए कि जिससे लोग संबल मिले। लोग, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण कदापि न किया जाए। शिक्षा को इस तरह से प्रतिस्थापित पुनः करने की आवश्यकता है कि जिससे शिक्षा का मतलब ये नहीं कि एक क्षेत्र दिशा या एक क्षेत्र विशेष में हम आगे बढ़ें। शिक्षा का मतलब है कि सर्वांगीण विकास, इंसान का सर्वांगीण विकास इस तरह से हो। इस तरह की शिक्षा की अपेक्षा की गई है और की जाएगी, क्योंकि वर्तमान संदर्भ में अगर हम देखें तो शिक्षा में सबसे बड़ी समस्या इस समय यही है कि इसका जो एक तरह से व्यवसायीकरण हो चुका है, इससे लोग सबको शिक्षा मिल पाना, उच्च स्तर की शिक्षा मिल पाना तो कदापि संभव नहीं है। तो हमें ये प्रयास करना है कि इस शिक्षा को हम किस तरह से समाज के हर तबके तक पहुँचाएँ। और ये जिस दिन संभव हो जाएगा उसी दिन शिक्षा का वास्तविक महत्व सबके सामने आएगा। अभी क्या है, समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शिक्षा के महत्व को जानते हुए भी असली शिक्षा को नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। उसके पीछे आर्थिक समस्या है और उचित माहौल का न मिल पाना है या अच्छे संस्थानों का बड़े महानगरों में होना है। ये ठीक है कि वर्तमान में सरकार ने जो ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की है उससे भी सब लोग अपने को नहीं जोड़ पा रहे हैं और इस व्यवस्था से भी लोग असहजता महसूस कर रहे हैं। तो प्रयास ये किया जाए कि ये जो शिक्षा हो ये सर्वजन को कैसे सुलभ हो और सामान्य रूप से ये कैसे लोगों को इसको जोड़ा जाए, ये मायने रखता है। नहीं, सही कहा आपने। तो इसी बात में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा, तो
जैसे तमाम लोगों का तो ये विचार रहता ही है कि जैसे और सिटीज़ में हो गया और महानगरों में देखा जाए तो वहाँ पर तो बच्चे उच्च स्तर की शिक्षा पा रहे हैं, जो लोगों का ऐसा मानना होता है यहाँ के छात्रों का। और वास्तव में आपको वास्तविकता में ऐसा क्या लगता है कि वास्तव में जो वहाँ के छात्र हैं या फिर जो यहाँ के छात्र हैं, उन लोगों में कहीं ना कहीं शिक्षा का जो एक बंटवारे टाइप का जो मस्तिष्क में उनके बैठा दिया गया है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं? और अगर ये चीज़ें गलत हैं तो हम इसके लिए सही दिशा में क्या प्रयास कर सकते हैं? नहीं, ये विभेद आज भी कायम है समाज में। अगर देखा जाए तो महानगरों में जो शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं और ग्रामीण परिवेश में जो पले बढ़े और ग्रामीण परिवेश में जो शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं, दोनों में अंतर कुछ नवाचार का है। जो इनोवेशन हुआ है वो सही ढंग से ग्रामीण स्तर पर अभी बच्चों को उससे परिचित नहीं कराया जा सका है। ज़रूरत इस बात की है कि जो शहरी सिस्टम है उसको ग्रामीण क्षेत्र में भी उसको प्रसारित किया जाए। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि कुछ ऐसे उपागम, कुछ ऐसे अप्रोचेज विकसित किए जाएं जिससे कि जो बीच का अंतर है ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश का, वो जो है कम से कम हो। तब यहाँ के भी बच्चे, यानी कि हमारे ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं, वो भी उस पर्टिकुलर व्यवस्था से जुड़ पाएंगे जो आज महानगरों में मौजूद है, उपलब्ध है। ये आवश्यक है। नहीं, सही कहा बिल्कुल आपने। अच्छा सर, और दूसरी चीज़ जो हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न ये उठता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग अपने आधुनिक समाज में अगर देखें तो यहाँ पर लोग अगर देखा जाए तो शिक्षा का केवल एक मतलब निकालते हैं कि बच्चा 12वीं तक पढ़ लिया या फिर ग्रेजुएशन कर लिया तो उसकी शिक्षा यहीं तक पूरी हो गई। लेकिन वास्तव में क्या नौकरी पाना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है? शिक्षा का मूल उद्देश्य तो लोगों के मस्तिष्क में इस समय यही चल रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए शिक्षा का मूल उद्देश्य है ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब संतुलित शिक्षा के बारे में सब लोगों की आम राय हो। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैसे हम अगर एक क्षेत्र विशेष में बच्चे पर किसी चीज़ को थोपे ना, वास्तव में जिस क्षेत्र विशेष में उसकी अभिरुचि है उस क्षेत्र विशेष में ही उसको प्रोत्साहित करें। जैसे अगर बच्चा मान लें किताबी ज्ञान से दूर भाग रहा है तो उसे प्रायोगिक ज्ञान दें और ये हम प्रयास करें ये पता करने का कि उसका वास्तव में रुझान किस तरफ है, वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। मान लीजिए एक बच्चा किताबों से बिल्कुल दूर भागता है, तब उसके लिए अब हम क्या करें? तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके अंतर्मन को टटोलें कि वास्तव में वो चाहता क्या है। अगर वो किताबों से अपना नाता नहीं जोड़ना चाहता तो आखिर में कौन सी ऐसी अभिरुचियां हैं, जैसे वो खेल की तरफ अग्रसर होना चाहता है या फिर किसी पर्टिकुलर मैकेनिकल जैसे वर्क हैं ढेर सारे, उनमें अपना इंटरेस्ट रखता है, या फिर उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, तो आखिर कहीं तो मन लगेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं अवसादग्रस्त तो नहीं है। इसको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें देखना है कि अगर किताबी ज्ञान से वो हट रहा है, वास्तव में बिना किताबों के तो आगे कुछ ज्ञान अर्जन करना संभव नहीं है। तो ज्ञानार्जन का तो पहला माध्यम हमारी पाठ्यपुस्तकें ही है। वो शुरुआत से ही बिना कुछ ABCD या गिनती या पहाड़ा या कुल मिलाकर के अगर देखे जाए वर्णमाला, उससे जोड़ते हैं बच्चे को तो वो तो जुड़ता है। लेकिन होता क्या है, कुछ समय बाद ऐसा माहौल, ऐसा परिवेश मिलता है कि हो सकता है कि वो उसे अपने को दूर हटाना चाहे। तब हम उसकी अभिरुचियों का पता करें और उस हिसाब से उसको आगे बढ़ाने के लिए हम उसके अंतर्निहित जो शक्तियां हैं उनको बाहर लाने का प्रयास करें और उसी क्षेत्र विशेष में उसको जो है भेजें। मतलब यहाँ से भी एक बात साफ निकल कर आती है कि छात्रों को जब निश्चित समझ आ जाए कि वास्तव में उन्हें किस क्षेत्र में कदम रखना चाहिए, तब उन्हें इस चीज़ की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि उनका करियर आगे किस प्रकार से निर्धारित किया उन पर किसी चीज़ को थोपा ना जाए। मूल चीज़ ये है कि हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट है। हाँ, अलग अलग टैलेंट है। अब उस टैलेंट को पकड़ना, उसको कुल मिलाकर के उस टैलेंट को, जैसे उसका पेरेंट्स है वो नहीं समझ पा रहा है, तो उसको किसी ऐसे सुविज्ञ के पास, ऐसे विशेषज्ञ या एक्सपर्ट के पास हम ले जाएं जो उसकी उन भावनाओं को, जो उसकी अंतर्निहित शक्तियों को पहचान सके। ऐसे लोगों से केवल पेरेंट्स उसको जोड़ दें, निश्चित रूप से उसके मोटिवेशन से वो बच्चा आगे बढ़ जाएगा। भले ही वो किताबी ज्ञान से अपने को मान लीजिए
दूर हटाना चाहता है किसी कारण से, तो वो उस क्षेत्र विशेष में अपनी पकड़ बना लेगा। और आपको बताते चले, एक छोटा सा उदाहरण है, EMDH मसाला के संस्थापक जो धर्मदास महाशय धर्मदास गुलाटी जी थे, जो 98 साल में, आज ही उनका देहावसान कल ही देहावसान हुआ है। वो सिर्फ 5वीं क्लास पढ़े थे और सन 1923 में जब उनका जन्म हुआ तो 24 साल की ही एज में भारत आए थे, यानी कि देश के बंटवारे के समय भारत आए थे। और बहुत सी छोटी दुकान उन्होंने की, ईमानदारी से अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पादों को लोगों को बेचा। और आज उनका साम्राज्य, जैसा समाचार पत्रों में पढ़ने में आया कि 2000 करोड़ रुपए का साम्राज्य उन्होंने खड़ा कर दिया। तो उन्होंने किसी पर्टिकुलर जगह से शिक्षा नहीं ली, सिर्फ 5वीं पढ़े थे, लेकिन उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा किया। तो ये ज़रूरी नहीं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण ही उसका एकमात्र समाधान है कि शिक्षा को हम व्यवसाय के तरीके से ही बच्चों पर थोपें और बच्चों से ये अपेक्षा करें कि हम तो जो जीवन में नहीं बन पाए, कोई बात नहीं है, हमारा बच्चा भविष्य में डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, या किसी किताबी ज्ञान के बदौलत ही वो ढेर सारे पैसे या अर्थतंत्र को जो है मजबूत करेगा या इतना कुछ नाम रोशन करेगा। तो किताबें तो एक माध्यम है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के आगे बढ़ने का जो जरिया है वो सबसे मूल चीज़ है उसके अंदर मौलिक गुणों का समावेश। और अगर उन मौलिक गुणों के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहता है तो निश्चित रूप से कोई बाधा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ये तो बात शिक्षा की हो गई। और हम लोग अपने समाज में जो दूसरी कमी देखते हैं कि वास्तव में देखते हैं व्यक्ति शिक्षित तो हो गया, लेकिन आजकल के हम युवा वर्ग में ऐसा देख रहे हैं विशेष तौर पर कि उनको जो नैतिक शिक्षा दी जाती है, जो मॉरल एजुकेशन दी जाती है, मॉरल एजुकेशन जिसके, वहाँ पर कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ कमी आ गई है। कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि वास्तव में जो युवा वर्ग हमारा है वो अपने रास्ते से, अपने मार्ग से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। तो उस पर आप अपना क्या राय रखना चाहेंगे कि नैतिक शिक्षा छात्र के लिए शुरुआती जीवन से कितना अधिक महत्वपूर्ण है? संस्कार, नैतिकता, ये तो मानवीय मूल्यों के सर्वश्रेष्ठ आधार हैं। इनके बिना हम जीवन में कहीं भी अपने को प्रतिस्थापित कर ही नहीं सकते। कुल मिलाकर के संस्कार परक जो शिक्षा है, सरकार या सिस्टम हमेशा इस तरफ झुकाव रहा है कि बच्चों में नैतिकता का समावेश हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए। उसके लिए ढेर सारे, आप पहले जब पाठ्यक्रम में हिंदी में हमारे पूर्वज जैसे, फिर उसके बाद हमारे देश के महान व्यक्तित्व, इन सब से बच्चों को परिचित कराया जाता है। प्रयास यह किया जाए बच्चों को ईमानदारी पूर्वक ये बताया जाए और उनको बताया जाए कि जो पुरानी कहावत है, अंग्रेजी के सदवाक्य हैं कि ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, उस चीज़ को अमल में हमेशा जीवन में अगर हम कुछ भी करें तो 24 घंटे में एक बार ज़रूर सोच लें कि ईमानदारी पूर्वक, परिश्रम पूर्वक और नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए जीवन में हमें आगे बढ़ना है। इसका संबंध हमारे करियर से निश्चित रूप से है। कारण ये है कि अगर नैतिकता का समावेश किसी व्यक्ति में नहीं है तो वो अपने को कहीं पर किसी समूह में स्थापित करने में या कहीं व्यक्ति विशेष के सामने अपने को सहज रूप में प्रस्तुत करने में वो असमर्थ होगा। तो उससे दिक्कत ये होगी कि वो आगे जो तरक्की के उसके रास्ते हैं, वो रास्ते जो हैं समझ लें कि मार्ग सकरा होगा, संकीर्ण होगा, आगे बढ़ने में उससे दिक्कत होगी। मतलब जो बात आपने बताई कि नैतिक शिक्षा भी छात्र के जीवन में शुरुआत से ही उतना अधिक महत्व रखती है जितना कि हमारी अपनी शिक्षा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बिना तो समझ लें कि मनुष्यता के गुण उसमें आने में कहा ही नहीं जा सकता कि मनुष्यता के गुण कैसे फिर आएंगे अगर वो सहज भाव नहीं है उसके अंदर संस्कार नहीं, उसके अंदर नैतिक मूल्य का एक तरह से कह लें कि अभाव है, तो फिर तो आगे बढ़ना कदापि संभव नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि विनम्र होना है। अगर वो नैतिकता से ओतप्रोत है, उसमें संस्कार है, तो वो निश्चित रूप से विनम्र होगा और विनम्र व्यक्ति ही पूरे संसार में, समस्त संसार में कह सकते हैं हम, वो पूजनीय है, वंदनीय है। सही कहा आपने। आपके साथ हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा। अच्छा, कल वैसे आप लोगों से एक बात और बताना चाहूँगा जो कि आप लोगों को थोड़ा सुनकर मजाकिया भी लगेगा कि वास्तव में हमें ऐसा लगता है कि हमारे इस YouTube चैनल को केवल
आदमी लोग ही नहीं बल्कि जानवर लोग भी देखते हैं, क्योंकि सर एक घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लगभग परसों मैं ये बता रहा था कि आपके विषय में, तो इनडायरेक्टली रूप से मैं बता रहा था, आपका नाम नहीं ले रहा था, लेकिन फिर भी हमारे एक बड़े भैया जी हैं अखिल जी, उन्होंने आपको पहचान लिया कि मतलब मैं आपके ही विषय में चर्चा कर रहा हूँ। तब मैं दिखा रहा था तो मैंने पीछे मतलब बैकग्राउंड में अपने कुछ जैसे टमाटर, बैगन, मिर्चा, ये तमाम पेड़ लगाए थे वहाँ पर। तो शायद हो सकता होगा कि किसी माध्यम से नीलगाय तक ये खबर पहुँची होगी। तो वो वहाँ पर 2-4 की संख्या में जो अपने उसके इष्ट मित्र थे, उनको चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से किसी माध्यम से उनको बताया, और वो सभी लोग हमारे खेत में आए और उसको कुछ ना कुछ नष्ट कर दिया। तो वास्तव में आप लोगों के लिए एक मजाकिया किस्सा है, और मैं चाहूँगा कि जितने भी एक्सपीरियंस आपके सर के साथ हों, मैंने आप लोगों को मिलवा दिया। आप लोगों ने कहा भी था कि अखिल भैया ही नहीं बल्कि जितने भी लोग हमें यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं सबको कहना चाहूँगा कि वास्तव में सर जी, जितना आप लोग सर को याद करते हैं उतना सर भी आप लोगों को पसंद करते हैं, और आप लोगों को अपने विषय में बताने का भी प्रयास किया है इन्होंने। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए, और मैं सर से ये भी कहलवा ले रहा हूँ कि दोबारा भी हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो सर हमारे इस चैनल पर आएंगे ज़रूर। निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग एक दूसरे को सहयोग करते हुए और साथ में एक दूसरे को प्रेरणा देते हुए और सबको आगे बढ़ाने का कार्य करें। इससे ही सबका उत्थान, सबका कल्याण संभव है। अच्छा सर, एक बात और थी, एक छात्र ने हमसे पूछा था कि शायद हो सकता है काफ़ी समय पहले आपने मतलब क्लास के दौरान एक बात कही थी, जो कुछ बच्चों ने हमसे बताया कि शिक्षा में किया गया निवेश सदैव अच्छा प्रतिफल देता है। तो इस बात को आप अपने तरीके से पुनः से हमारे छात्रों को बताने का प्रयास। असल में शिक्षा में निवेश का मतलब ये है कि हम कहीं पूंजी नहीं लगा रहे हैं। शिक्षा में निवेश का मतलब ये है कि ये जीवन के किसी पायदान पर निश्चित रूप से इसका प्रतिफल मिलता है। इसका प्रतिफल इस तरह से मिलता है कि जब इसका लाभ मिलता है, प्रतिफल मिलता है, तब हम लोगों को पता चलता है कि अरे हमने तो इस स्टेज पर इस चीज़ को जाना था, आज वो हमारे काम आ गया। और ये निश्चित रूप से जीवन तो निरंतर रोज़ हम उठते हैं और रोज़ कोई न कोई नूतन नवीन अनुभव हम हासिल करते हैं, लेकिन इसमें शिक्षा का उन्नयन यही है कि जो शिक्षा का स्तर है अगर वो बेहतर है तो उससे हम जो है निश्चित रूप से उसका भविष्य में प्रतिफल पाते रहते हैं। ये निवेश का मतलब। नहीं, सही बताया आपने। तो मैंने भी प्रयास किया आप लोगों के सारे क्वेश्चन सर से पूछे, और वास्तव में हमारा व्यक्तिगत रूप से भी सर के साथ बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। हम जितने दिनों से सर को जानते हैं, या फिर और भी लोग, आप लोग भी जितने दिनों तक सर से पढ़े हैं, सर बिल्कुल जैसा कि हम लोगों को ऐसा कभी कभी लगता है कि वास्तव में केवल हम लोग ही सर को याद करते हैं, सर हमें नहीं पसंद करते, ऐसी बात नहीं है। सर के हृदय के करीब आप लोग पहले भी थे, आज भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चों ने आज हमारे इस वीडियो को देखा हो, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में आप लोग कैसे हैं, क्योंकि इसी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोगों का हालचाल भी हम लोगों को जानने का अवसर प्राप्त होगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, अपने बड़े भाइयों से, अपनी बड़ी दीदियों से, सब लोगों से विदा चाहूँगा। फिर मिलेंगे अपने अगले कन्वर्सेशन वीडियो में एक नए व्यक्ति के साथ। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, और आपका भी कि आप हमारे चैनल के लिए इतना अधिक आपने अपना अमूल्य समय हम लोगों के बीच में दिया। नहीं, इसके लिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं कि जो इस व्यवस्था को सबको पहुँचा रहे हैं। ये ज़रूरी है। एक दूसरे के माध्यम को, व्यक्तियों को जैसे एक दूसरे से जोड़ने का माध्यम जो आज सोशल मीडिया है, ये अपने में हितकारी भी है, लाभदायक है, और निश्चित रूप से ये आने वाले दिनों में एक दूसरे को और निकट लाने का काम करेगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।